बात यह है कि जब आपकी कमेटी अवैध है, विवादित है, ऐसे समय में आप ऐसे निर्णय नहीं ले सकते जो कि फुल कमेटी को लेने का अधिकार था। विवाद उन्होंने उत्पन्न किया। जब से डॉक्टर साहब आए 2014 से, तब से ये संस्था बढ़ने लगी। आप 250 बच्चों का भविष्य आपने अंधकार में डाल दिया। यहाँ बढ़ने लगी तो एकाएक इनकी महत्वाकांक्षा जो इनकी थी वो डगमगाने लगी। क्योंकि और जो हमारी कमेटी आती है तो मैं वादा करता हूँ कि बाल विभाग चलेगा। बाल विभाग में अगर आर्थिक दिक्कत आएगी तो हम समाज के लोग उसको पूरा करेंगे। आपने तो एक गिरी हुई दीवार तक नहीं बनाई। जो बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, पानी से गिरी हुई दीवार आप ही के समय गिरी थी ना। पावर में थे, हमको पावर दिया गया था, उसमें हमने डिसाइड किया। और कहीं से भी हॉस्टल बनाने की बात कहीं से भी नहीं आई। ये इनकी मन की दिमागी फितूर है जो चलता आ रहा है। समाचार दर्शन। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद सदस्य सत्यनारायण पांडे ने बताया कि दोनों समानांतर प्रबंध समितियों के विवाद पर अंतिम विराम लगाते हुए उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19/4/2023 द्वारा दोनों समानांतर चुनाव के निरस्त करते हुए सहायक निबंधक फर्म सोसाइटी एवं चिट्स वाराणसी को संस्था की प्रबंध समिति का पुनर्नियमानुसार निष्पक्ष व पारदर्शिता पूर्ण नया चुनाव संपादित करने का आदेश पारित करते हुए जिला अधिकारी वाराणसी को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित कर दिया। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के प्रबंधकीय विवाद के मामले में उच्च न्यायालय प्रयागराज की एकल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील दाखिल की जाएगी। उच्च जानकारी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, जनरल सेक्रेटरी श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद ने दी। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के सदस्य लोग हैं, क्योंकि इस समय माननीय उच्च न्यायालय ने सभी कमेटियों को भंग कर दिया है, निरस्त कर दिया है चुनाव को। इसलिए सभी लोग आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के आजीवन सदस्य हैं, संरक्षक हैं। और 2 पैरेलल कमेटियों का विवाद था, तो उसी पर निरस्तीकरण के बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट्स को 6 सप्ताह के अंदर संस्था का चुनाव कराने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। और सुरक्षा आदि की व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। इसके पहले के जो चुनाव हुए थे क्या वो निरस्त कर दिए? हाँ, इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसको असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने मान्य दिया था डॉक्टर शशिकांत दीक्षित की कमेटी को, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उसको निरस्त किया। वो डबल बेंच में गए, वहाँ भी निरस्त हुआ और पुनः एसडीएम के यहाँ से उनके पक्ष में हो गया था, जिसे पुनः हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया उनकी कमेटी को। और निरस्त ही नहीं किया, साथ ही साथ यह कह दिया कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार 6 सप्ताह में नए सिरे से चुनाव कराएं। अब वो प्रक्रिया असिस्टेंट रजिस्ट्रार को 6 सप्ताह में करानी है। हमने मूल प्रति हाई कोर्ट के आदेश की शनिवार को रिसीव करा दिया 5 तारीख को उनके कार्यालय में, और वह 6 सप्ताह के अंदर आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद का चुनाव जो है हमारे ऑल इंडिया काउंसिल के मेंबरों का और संरक्षक सभा के पदाधिकारियों को करेंगे। और साथ ही बात यह है कि जब आपकी कमेटी अवैध है, विवादित है, ऐसे समय में आप ऐसे निर्णय नहीं ले सकते जो कि फुल कमेटी को लेने का अधिकार था। जिसे बाल विभाग उन्होंने बंद कर दिया। गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था जहाँ थी उसको आपने बंद कर दिया। सामान्य फीस पर काशी के 250 बच्चों का भविष्य आपने अंधकार में डाल दिया। मार्च में उनको टीसी नहीं उपलब्ध हो रही, जो कक्षा 5 पास किए 40 बच्चे कहाँ जाएं एडमिशन लें, अभिभावक इधर उधर घूम रहे हैं और आपने कॉलेज बंद कर दिया। किस लिए बंद कर दिया? तो फोटो दिखाया कि जर्जर। आप पत्रकार हैं, जाके देखिए, सन 94 में 9 कमरे नए बने और उसी कमेटी में मोहित अग्रवाल, उनके पिताजी उसमें पीडी अग्रवाल प्रबंधक थे, उन्हीं की देखरेख में और उन्हीं के कार्यकाल में वो बिल्डिंग बनी हुई, और उसको आपने बाल विभाग बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? उसमें हॉस्टल बना दें
और कमाई का जरिया बन जाए। तो हर जगह खाली अगर यह उद्देश्य स्वामी ज्ञानानंद जी का नहीं था। स्वामी ज्ञानानंद जी का उद्देश्य यह था कि आदि कन्याओं को शिक्षित किया जाए और कम से कम शुल्क में 1933 में स्थापित आज महिला बाल विभाग, उसमें वहाँ 2 रुपया 4 रुपया फीस में बच्चे पढ़ते थे। आज भी उसी हिसाब से कम फीस थी। अब आगे की क्या रणनीति? अब आगे की रणनीति क्या है? यह रणनीति है कि आपका सहयोग चाहिए, चुनाव निष्पक्ष हो, ईमानदारी के साथ हो। जो कमेटी आएगी उसका संचालन करेगी, और जो हमारी कमेटी आती है तो मैं वादा करता हूँ कि बाल विभाग चलेगा। बाल विभाग में अगर आर्थिक दिक्कत आएगी तो हम समाज के लोग उसको पूरा करेंगे, लेकिन गरीबों के बच्चों के पढ़ने का हक उनको दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं जो सही बात है उसको आप सबके सामने बताना चाहूँगी। जो जजमेंट आया है वो ये कहता है कि हमारा चुनाव, और ये चुनाव कराना, पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जजमेंट में आया है कि AR के अंडर ऑब्जर्वेशन एंड फुल सिक्योरिटी, आई डोंट नो सिक्योरिटी पे क्यों बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि दोबारा चुनाव होना चाहिए। इसी बात पे मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगी। जिस विवाद पे ये था कि इनका बार बार ये कहना होता था कि 29 नंबर बाईलॉज के हिसाब से जॉइंट जनरल सेक्रेटरी चुनाव बुलाने का उनका अधिकार है, जिसको साफ साफ जज ने निरस्त करते हुए कहा कि जो 35 नंबर जिस पे हम बात हमेशा करते आए हैं उसमें सिर्फ 3 लोग, जनरल प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी को पूर्ण अधिकार है इलेक्टोरल चुनाव बुलाने का। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि उस समय हमारे जनरल प्रेसिडेंट श्री अरविंद अग्रवाल जी रहे। चीफ सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी का पद पिताजी ने संभाला हुआ था, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी ने। तो जब इनको अधिकार सिर्फ 3 ही पद को था, तो इसका मतलब है कि हमारा चुनाव का नोटिस जारी करना, चुनाव बुलाने का सीधा साधा हक हमारे कमेटी को जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिख के पिताजी को कहा कि चुनाव कराइए, उसी के तहत हमने चुनाव कराया। तो ये बात यहीं से ख़त्म होती है कि विवाद चुनाव का नहीं रहा। अब दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं कि जॉइंट जनरल सेक्रेटरी ने चुनाव बुला लिया उनकी कमेटी को, तो इसको भी मैं बार बार स्पष्ट कहना चाहूँगी कि 29 नंबर भी जज ने सामने सीधा सीधा बोला कि ये सिर्फ जनरल मीटिंग्स बुला सकते हैं जिसमें ये कोई प्रोसीडिंग्स हो कमेटी की या कोई इवेंट होने जा रहा है या इस तरीके का, तो उसमें जॉइंट जनरल सेक्रेटरी को बिल्कुल अधिकार है कि वो आम सभा बुलाए, पर इलेक्शन या इलेक्टोरल मीटिंग ये नहीं बुला सकते हैं। तो और जो आगे की इन्होंने बात करी है कि चुनाव को विवादित किया है, बिल्कुल विवादित किया गया। एक सीधी सी कड़ी को 1 साल इन्होंने कर दिया। संस्था में बेटियों की और बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, इनसे जाके कोई पूछे कि जिस तरीके से विवाद उत्पन्न कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, तो ये कौन चाहता है कि शिक्षा अच्छे से चले या ना चले, ये तो आप सभी लोग समझ। आपका बेटा भी तो था 45,000 पे, आप बता दें। अब लास्ट क्वेश्चन मैम, ये बताइए कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उसमें विद्यार्थियों के लिए कितना दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ये AR महिला इतनी पुरानी संस्था है, ये एक विद्या का मंदिर माना जाता है, यहाँ पे एक अच्छी संस्था को देखा जाता है, तो लेकिन अब ये जो चीज़ें चल रही हैं इसमें विद्यार्थियों के लिए कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये संस्था वाकई 103 साल वर्ष पूरे हो जाएंगे। कोविड नहीं आता तो हम 100 साल बड़े भव्यता से मनाते। विवाद उन्होंने उत्पन्न किया। जब से डॉक्टर साहब आए 2014 से, तब से ये संस्था बढ़ने लगी। आप सब भी इसको जानने लगे। जहाँ 400 बच्चे थे वहाँ कम से कम नहीं तो 1800 बच्चे तो नागरमल में ही आ गए थे। तो कोई एक मेहनत कई होगी, नई दिशा दिखा होगा, तो लोगों ने आना शुरू किया। जब यहाँ बढ़ने लगी तो एकाएक इनकी महत्वाकांक्षा जो इनकी थी वो डगमगाने लगी, क्योंकि हमने कोई विवाद नहीं पैदा किया। हम कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं बुलाते हैं कि छोटी छोटी बातें सामने आई और हम आके आपको सबको तंग करें। स्कूल है, शिक्षा का क्षेत्र है, उसको काम करने दीजिए, बढ़ने दीजिए। आपको हर समय लगता है कि हम ही लोग गड़बड़ कर रहे हैं, चला तो पहले आप ही रहे थे ना।
एकाएक गड़बड़ियाँ शुरू हो गई। आपने सोचा हॉस्टल बन गया, आपने सोचा ये बन गया, आपने कहा वो बन गया। आपने तो एक गिरी हुई दीवार तक नहीं बनाई। जो बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, पानी से गिरी हुई दीवार आप ही के समय गिरी थी ना, क्यों नहीं आपने दीवार बनवा ली? कई चीज़ें सामने आई हैं, IT विभाग का नोटिस आया है, सब आया है। क्या सब कुछ हम प्रेस में बोलना शुरू कर दें पांडे जी को लेके? तो ये कौन चाहता है कि शिक्षा अच्छे से चले या ना चले, ये तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे। लेकिन मैम आपकी बात बीच में से काटते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि आप शिक्षा नहीं, वहाँ रोजगार करती हैं, वहाँ पे बाल विभाग को बंद करके वहाँ पे एक हॉस्टल खोल के अच्छा खासा रोजगार पैदा करना चाहती है। ये शख्स जो है ना स्वयंभू है। हॉस्टल की अभी कोई बात आई नहीं, साफ साफ सीधे बात करी गई थी कि जो ये कमरे वाकई जीर्ण हालत में हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम्स में टॉयलेट्स में दरवाजे नहीं हैं, टीचर्स भी वेट करती थी कि स्कूल ओवर हो जाए तो वॉशरूम जाएं। तो जब इस स्थिति में हालत में ऐसे पंखे नहीं, बच्चों की लाइट पानी व्यवस्था नहीं, हमने साफ साफ कहा है कि 1 साल हमको दे दीजिए, हम ये बिल्डिंग ठीक करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। आप तो 300 रुपये लेते थे, हम तो फ्री की बात कर रहे थे। तो जब इस तरीके की बातें ये करते हैं तो इनको एक बार पूरी तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये अपने मन से जो भी सोचे कहेंगे वो ऐसा है नहीं। हमारी जो मीटिंग हुई थी, आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगी, शायद गलत भी हो सकता है, पर अगर इस समय EVM की गलतियां वहीं पाई जाती हैं जहां पे कोई ऑपोजिशन पार्टी हार रही होती है, वहां पे EVM कभी गड़बड़ाता नहीं है जहां पे ऑपोजिशन जीत रही होती है। ठीक इसी तरीके से जब हम पावर में थे, हमको पावर दिया गया था, उसमें हमने डिसाइड किया और कहीं से भी हॉस्टल बनाने की बात कहीं से भी नहीं आई। ये इनकी मन की दिमागी फितूर है जो चलता आ रहा है, उसका मैं बिल्कुल खंडन करती हूँ। और जो बिल्डिंग जिसकी बात कर रहे हैं कि बगल में 9 कमरे, ठीक है, इन्होंने खुद इसको आर महिला इंटर कॉलेज को इंग्लिश मीडियम के नाम पे 2 लाख रुपए बाल विभाग को देने की बात करी थी। 2 लाख रुपए अभी तक तो खाते में नहीं दिखे थे जब तक हमने बाल विभाग का खाता चेक किया। उसमें भी गड़बड़ियाँ ये पाई गई हैं कि ESI PF पेड नहीं है। टीचर्स वहाँ पे जॉब करते थे, उनकी सैलरी नहीं दी जा रही थी। मैंने उन टीचर्स को अपने यहाँ एब्जॉर्ब करा। सारे बच्चों की TC और ये सब हम लोग को बिल्कुल नहीं पता था कहाँ है। जैसे ही पता चला कि TC और फॉर्म्स रखे हुए हैं, सारे बच्चों को पेरेंट्स को बुला के दे दिया गया। जिन बच्चे छोटे हैं उनसे कहा भी गया, और ऐसे कई बच्चे हैं जिनको फीस में कटौती करते हुए RMLA नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में हमने एडमिशन भी दिया हुआ है। 44 साल ये रहे संस्था में, साइकिल स्टैंड वही देखते थे। हम लोग ने कभी भी जाके देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी कि साइकिल स्टैंड कैसे चल रहा है। जब हमने उसमें से इंटर कॉलेज में जाके पता किया तो साइकिल स्टैंड का जो आदमी काम करता था उसकी तनख्वाह भी इंटर कॉलेज से दी जाती थी। पैसा कहाँ जमा होता था नहीं पता। अपनी गलतियों को ये कब तक छुपाएंगे और गलत बातों को कब तक सामने लाएंगे? साक्ष्य सामने है, 3 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, आप दिखा दीजिए। मैम अभी बात की जाए तो जिस तरह से अभी पांडे जी ने बताया कि एक प्रिंसिपल की तनख्वाह 45,000 40,000 होती है, वही बाबू की तनख्वाह 90,000 होती है, जो बैंक स्टेटमेंट में उन्होंने दिखाया, शो किया है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मैं नहीं समझी। उनका कहना है कि आर महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल की तनख्वाह